ये फरवरी 2016 की बात है जिनको हम अपना मसीहा समझते थे। 35,000 पाउंड के करीब पैसे मौजूद थे। वो अपनी फितरत से बात नहीं आ रहे थे और हम अपने ज़र्फ और अपनी तरबियत के हाथों मजबूर थे। हमारे दिमाग बंद हो चुके थे कि हम लोगों ने उनकी इज्जत ही करनी है, तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। उन लोगों ने जानबूझ के हमारी ट्रांजैक्शन करवाई। किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने पैसे ले लिए हमसे और कि हमें तो इन पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमसे पैसे ले भी लिए और इस्तेमाल भी कर लिए और उसके बाद नाम भी नहीं किए। क्या मैं तुम्हारे पैसे यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी बीवी को गाड़ी लेके देनी है। फ्रॉड केस में हंटर पे हमारी रिपोर्ट को चढ़ा दिया। कोई भी बैंक आपको मोर्टगेज नहीं देगा। हम लोग इस बार सर पकड़ के बैठ गए कि ये आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। आज की वीडियो में मैं किसी वीज़ा के बारे में, किसी वर्क परमिट के बारे में या यूके या किसी और कंट्री में लाइफ सेटल करने के बारे में नहीं बताऊंगी। आज की वीडियो पर्सनल है। आज की वीडियोस में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हमारे साथ यूके में क्या हुआ जब हम घर खरीदने लगे और किस तरह से उन लोगों ने हमारा मिस यूज़ किया, जिनको हम अपना मसीहा समझते थे, जिन लोगों को हम सर आंखों पे बिठाते थे, जिन लोगों की हम दिल से इज्जत करते थे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हम वीडियो के टॉपिक को शुरू कर सकें और मैं आपको बता सकूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम किस तरह से उनके हसद और उनकी बदनजरी का शिकार हुए। ये फरवरी 2016 की बात है जब मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो डिपॉजिट की मनी पे करके मोर्टगेज पे 1 बेडरूम या 2 बेडरूम घर आसानी से मोर्टगेज पे ले सकें। मुझे और मेरे हस्बैंड को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि घर कैसे बाय करते हैं, तो हमारे वही जानने वाले जिनके पास मैं एयरपोर्ट से उनके घर आई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उनसे मशवरा करते हैं और उनको बताते हैं कि हम घर खरीदना चाहते हैं यहाँ पे 2 बेडरूम फ्लैट हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बेडरूम फ्लैट बाय कर चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे-कैसे हम लोगों ने क्या-क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए थे हमारे सेविंग अकाउंट में कि हम लोग आराम से अपनी डिपॉजिट मनी पे कर सकते थे। उस वक़्त मेरे हस्बैंड के पास कोई 35,000 पाउंड 35,000 पाउंड के करीब पैसे मौजूद थे जो कि वो डिपॉजिट के तौर पे दे सकते थे। तो जब हमने उनसे बात की तो उन लोगों को पहले तो इस बात पे यकीन ही ना आया कि ये लोग यहाँ पे अब घर खरीदेंगे, क्योंकि वो लोग हमें बहुत ही कमतर समझने लग गए थे कि शायद हम लोग यहाँ से वापस चले जाएँगे, क्योंकि वो हमेशा हमें डिस्करेज करते कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए, यहाँ की ज़िंदगी तो ऐसी है, यहाँ की ज़िंदगी वैसी है, तुम लोग तो यहाँ पे टिक नहीं पाओगे, तुम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है, तो तुम लोग जाओ, वापस चले जाओ, तुम लोगों को पेपर नहीं मिलेंगे और यहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड या तुम तो काम कर ही नहीं सकती हो, इस वजह से तुम लोग वापस चले जाओ। इस तरह की और बहुत सारी बातें जो कि हमारा दिल खराब करती, और हम लोग जब भी जाते तो इस तरह से वो हमें डिस्करेज करते। लेकिन हमारे दिलों में उनका रिगार्ड इतना हाई था कि हम लोग आंखें बंद करके उनकी हर बात सुन लेते और उनको उफ तक ना कहते। और शायद हमारे दिमाग बंद हो चुके थे कि हम लोगों ने उनकी इज्जत ही करनी है, या फिर ये हमारे ज़र्फ का मामला था, या फिर हमारे माँ बाप की तरबियत थी कि हम लोगों ने उनको हमेशा इज्जत दी और उन लोगों ने हमेशा हमें टॉन्ट किया। हम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ फिर उनके पास चले गए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और उनको बताने के लिए कि हमारे पास 35,000 रुपीज़ जो है जमा हो चुके हैं हमारे सेविंग अकाउंट में। जब उनको इस बात का पता चला तो वो हक्के-बक्के रह गए और उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से वो अपने हसद को हमारे सामने छुपाएँ और किस तरह से अपनी बदनज़री को और बदनीयती को हमारे सामने से छुपाएँ। उनकी आँखों से और उनके चेहरों से ये बातें साफ वाज़ेह हो रही थी कि वो इस कदर किस तकलीफ से गुज़र रहे हैं या उनको इस हद तक हैरत क्यों हो रही है। हम लोगों ने उनसे जब बात की कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि तुम लोग सॉलिसिटर करवा लो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें भी उसी ने दी थी। बहरहाल हम लोगों ने घर देखना शुरू कर दिया। हम लोग 2 तरीकों से घर देख रहे थे। एक तो हम एस्टेट एजेंट्स के थ्रू जो देख रहे थे घर, उनके ऑफिसेस होते हैं यहाँ पे मार्केट्स में जिनके पास जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है, या फिर आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे 2 ऐप्स हैं, ज़ूपला और राइट मूव के नाम से, जहाँ पे ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मार्केट में जो नई प्रॉपर्टी आती है वहाँ पे शो हो जाती है और आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से किया कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेक करना शुरू कर दी।
तो हमें 1-2 घर अच्छे लगे जिन पे हमने ऑफ़र लगाई, तो उनमें से एक घर पे 2 बेडरूम हाउस था जिस पे हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई और ये मेन रोड पे घर था, बहुत ही खूबसूरत। तो हम लोगों ने उसका प्रोसीजर शुरू करने का सोचा और हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट होते ही हम लोगों ने उस घर का प्रोसीजर शुरू किया और एक सोलिसिटर हायर कर लिया, उसको फ़ीस भी पे कर दी सोलिसिटर की। यहाँ पे लॉयर को सोलिसिटर कहते हैं जो ये सारे केस डील करता है, तो हम लोगों ने फ़ीस पे कर दी। सोलिसिटर ने अपना पेपर वर्क शुरू कर दिया, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो-जो हमारे पास थे उसने हमसे ले लिए, हमारे सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट्स भी उसने ले ली जो कि 1 साल पुराने हमारी सेविंग मनी पड़ी हुई थी 1 साल पुरानी उस अकाउंट में। तो इस तरह से उसने सारे डॉक्यूमेंट्स ओके कर दिए और उसने बोला कि आपको फ़ौरन ही मॉर्टगेज मिल जाएगी क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही रियल और अच्छे हैं और ये बहुत ही पुराने हैं जिसकी वजह से कोई भी इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता। अभी पेपर वर्क जारी था कि उसी दौरान हमें इनकी कॉल आ गई उन्हीं लोगों की, वही फैमिली फ्रेंड्स की, तो उन्होंने हमसे पैसे माँग लिए उधार और कहा कि मुझे उधार पैसे दे दो क्योंकि हमने घर देखा है और हम घर खरीद रहे हैं और ये फ्लैट हम लोगों ने बेच दिया है, लेकिन इसके अभी तक पैसे नहीं मिले, इसलिए जैसे ही इसके पैसे मिलेंगे तो हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे और उस हमें डिपॉज़िट मनी चाहिए जो कि हमने अगले घर की पे करनी है क्योंकि हम ये घर हाथ से नहीं जाने देना चाहते, तो प्लीज़ आप हमें डिपॉज़िट मनी दे दें। जब मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा-सा परेशान हुए, मैं भी परेशान हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए तो उन्होंने कहा कि 34,000 और 200 पाउंड चाहिए। हम लोगों को बस इसके बाद क्या कहना था कि हम लोग बस परेशान थे। लेकिन हम लोग जैसा कि अपने ज़र्फ़ के हिसाब से काम कर रहे थे वो अपनी फ़ितरत से बाज़ नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों ने फिर से उनका कहना मान लिया और अपने अकाउंट से सेविंग अकाउंट से 34,200 पाउंड निकाल के उनको दे दिए और हम लोगों ने यही सोचा कि सॉलिसिटर को तो ऑलरेडी हम लोगों ने बैंक स्टेटमेंट जमा करवा दी हुई हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स तो ओके हैं, तो अब अगर अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन हो भी गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जब तक आपकी मॉर्टगेज मनी जो है या कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज नहीं हो जाते घर के, उस वक़्त तक आप अपने सेविंग अकाउंट को टच भी नहीं कर सकते। हमें इस बात का पता नहीं था लेकिन ये वो लोग जानते थे। उन लोगों ने जानबूझ के हमारी ट्रांज़ैक्शन करवाई क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी तरह से हम घर लें। फिर बेवसायापन उनमें ऐसा था कि अपना फ्लैट 2 बेडरूम छोड़ के अपने घर की तरफ चल पड़े क्योंकि उनको हमने बता दिया था कि हम घर ले रहे हैं, तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने पैसे ले लिए हमसे और हम लोगों ने भी पैसे दे दिए। हम इस गलतफ़हमी में थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि चले उनके पास ये पैसे जाएँगे तो ये घर ले लेंगे और उसके बाद हम भी ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कानून ये कहता है, यहाँ का कानून यूके का, कि जब तक आपकी ट्रांज़ैक्शन और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज नहीं हो जाते, आपके अकाउंट में कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हो सकती सेविंग अकाउंट में, बल्कि ये डायरेक्ट पैसे उनके अकाउंट में जाएँगे, सॉलिसिटर के अकाउंट में, जो कि आगे वो पे करेगा। ये बात वो लोग जानते थे, हम लोगों ने उनसे ये बात कही भी कि चलें 1 महीने के बाद हम अपने सेविंग के पैसे जो है अपने डिपॉज़िट के दे देंगे और उन्होंने कहा हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस वक़्त भी हमें नहीं बताया कि ऐसा नहीं होता, अगर आप लोगों के पास और पैसे नहीं हैं, तो आप ना दें। उन्होंने हमसे पैसे ले लिए और ठीक 1 महीने के बाद साथ ये भी कह दिया कि हमें तो इन पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे तो घर जो हमने फ्लैट बेचा था, उसके ही पैसे हमें वापस मिल गए थे, तो हमें इस वज़ह से आप लोग ये पैसे वापस ले लें। हम लोग बड़ा परेशान और हम लोग बड़े दुखी हुए इस बात को सुन के कि 1 महीने के बाद अब इनको ये बात याद आ रही है कि इन्होंने पैसे इस्तेमाल नहीं किए। यानी इन्होंने हमसे पैसे ले भी लिए और इस्तेमाल भी कर लिए और उसके बाद नाम भी नहीं किया। हम लोग ये सुन के बड़ा दुखी हुए, लेकिन क्या कर सकते थे क्योंकि वो अपनी फितरत से बात नहीं आ रहे थे और हम अपने ज़र्फ़ और अपनी तरबियत के हाथों मजबूर थे। बहरहाल हम लोग उनको अपना मोहसिन समझते रहे और उन पर एहसान पे एहसान करते रहे और वो उस एहसान को एहसान समझते ही नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने उनसे यही बात की कि चलें भाई, अगर आपने पैसे यूज़ नहीं किए तो ऐसा करें कि ये पैसे आप अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट में रख लें और 3 से 4 महीने के बाद मुझे ये अपने सेविंग अकाउंट से एक ही ट्रांज़ैक्शन में पैसे वापस कर दीजिएगा ताकि मैं उस वक़्त तक घर ले सकूँ। तब तक मेरी अपनी सेविंग मनी और जमा हो चुकी होगी तो मेरे लिए घर लेना आसान हो जाएगा।
अभी 2 महीने भी नहीं गुज़रे थे कि फिर उनकी कॉल आ गई और उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे पैसे यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने अपनी बीवी को गाड़ी लेके देनी है और मैंने इंस्टॉलमेंट पे या फिर मैंने मॉर्टगेज पे गाड़ी नहीं लेके देनी, मैंने ये गाड़ी उसको कैश पे लेके देना चाहता हूँ। तो मुझे ये गाड़ी के लिए पैसे चाहिए। मैंने एक गाड़ी देखी है जिसकी कीमत कोई 16,000 पाउंड है, तो मुझे वो गाड़ी पसंद आ गई है, तो मैंने वो गाड़ी इसके लिए खरीदनी है या अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खरीदनी है, तो मुझे पैसे चाहिए। यानी इस तरह से वो हमारे घर का लेने का प्रोसेस को बढ़ा रहे थे। उधर से जब सॉलिसिटर ने हमारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फाइल सबमिट करवाई और बैंक्स ने सर्चेस की सारी और हमारे क्रॉस वेरिफिकेशन की, बैंक स्टेटमेंट्स की, हमारी सैलरी स्लिप्स की, हर चीज़ की, तो उन लोगों ने फेक पाई हमारी सेविंग मनी और उन्होंने यही डिसीजन दिया कि इनकी मनी जो है आर्टिफिशियल, जो सेविंग अकाउंट में इनकी मनी थी वो आर्टिफिशियली जनरेट की हुई थी और हमें फ्रॉड केस में हंटर पे हमारी रिपोर्ट को चढ़ा दिया। हंटर पे रिपोर्ट का मतलब ये है कि उसके बाद आप किसी भी बैंक से मॉर्टगेज नहीं अप्लाई कर सकते और अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो कोई भी बैंक आपको मॉर्टगेज नहीं देगा, क्योंकि वो हंटर पे जब आपका नाम आ जाता है तो आपके उधर रेड फ्लैग शो हो जाता है कि ये पर्सन डोजी है। बहरहाल कोई 2 महीने के बाद फिर उसने जब गाड़ी का मुतालबा किया तो उसने अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीद ली। मेरे हस्बैंड ने उनको पैसे दे दिए कि आपके अकाउंट में पड़े हैं, आप यूज़ कर लें, लेकिन मुझे जब पैसे चाहिए होंगे तो एक ही ट्रांज़ैक्शन में प्लीज़ मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा। 4 महीने के बाद दोबारा मेरे हस्बैंड ने उनसे पैसों का मुतालबा किया कि आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दें और एक ही ट्रांज़ैक्शन में वापस कीजिएगा, ताकि मैं दिखा सकूँ कि ये पैसे मेरे बड़े भाई ने दिए हैं और हम लोग जो है वो पैसे भी अपने घर के खरीदने में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उसने जब वो पैसे वापस किए तो उसने कोई 3 से 4 अकाउंट से वो हमें थोड़े-थोड़े तोड़-तोड़ के पैसे वापस किए। उसने एक ट्रांज़ैक्शन में पैसे वापस नहीं किए और इसके साथ जब मेरे हस्बैंड ने उससे 5,000 पाउंड एक्स्ट्रा माँगे कि मुझे चाहिए क्योंकि मेरे 5,000 पाउंड कम पड़ रहे हैं, तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, जो सबसे बड़ी हमारे लिए तकलीफ़ दह बात थी कि उस वक़्त उसने अपना फ़ोन, उन पे बेल जाती रही, रिंगिंग होती रही, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया और ना ही राब्ता किया कि ये क्यों कॉल कर रहे थे आप लोग, उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। तब हम लोग बहुत डिसहार्ट हुए। हम लोगों ने दोबारा से फिर से वही सारा पेपर वर्क रेडी किया, या यूँ कह लें कि हमारा तो ये कैजुअल वर्क था और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके फिर से सॉलिसिटर हायर किया, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि हमारा नाम तो ऑलरेडी हंटर पे रिपोर्ट हो चुका है कि ये 3 साल तक की आर्टिफिशियल सेविंग मनी जनरेट करने की वजह से इनका 3 साल तक ये घर नहीं ले सकते और इनको कोई भी बैंक जो है वो मॉर्टगेज ना दे। हमें इस बात का नहीं पता था, नहीं इल्म था, तो हम लोगों ने फिर से मॉर्टगेज अप्लाई की जो कि फिर से रिफ्यूज़ हो गई। तो हम लोग इस बार सर पकड़ के बैठ गए कि ये आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। इस बार हम लोगों ने साथ ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग रेंट पे घर देखते रहेंगे, क्योंकि ये लोग जिनके मैं बात कर रही थी, जिन्होंने हमसे उधार पैसे लिए थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि आप लोग हमारी तरफ ही आके घर ले लें, क्योंकि उस वक़्त तक हमारे दिलों में एक बार भी ये बात नहीं आ रही थी कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि हमें यही लग रहा था कि इन लोगों को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है और हम लोग हालाँकि किराए के घर पे रह रहे थे और हम लोग उनको उनकी मदद करते जा रहे थे और वो हमें ज़लील करते जा रहे थे। कोई बड़ा हमारा समझाने वाला इधर नहीं था, पीछे वालों से हम बात नहीं करते थे इस वजह से कि वो परेशान हो जाएँगे। तो हम लोगों ने इसी तरह से, उन्होंने जब ये कहा कि आप लोग यहाँ पे हमारे इलाके में ही आ जाएँ, तो हम लोग यहाँ पे रेंट पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमारा घर लेने का अब ख्वाब तो अभी फ़िलहाल ख्वाब ही रह गया था, हम लोग घर नहीं ले पा रहे थे। फिर हमें किसी सॉलिसिटर ने बताया कि आपकी, हमें लगता है कि हंटर पे किसी ने नाम चढ़ा दिया है। फिर हमने हंटर के अदारे से अपनी रिपोर्ट जब मंगवाई तो वाकई हमारा नाम उस पे था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आर्टिफिशियल सेविंग मनी जनरेट करने की वजह से आपकी ये रिपोर्ट हुई है और आप लोग 3 साल तक अब घर नहीं ले सकते। हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि हम लोग उनके इलाके में ही शिफ्ट हो जाएँगे, क्योंकि अब ये बातें हमें बाद में पता चली कि हमारे साथ आखिर हो क्या गया है।
तो हम लोगों ने वहाँ पे रेंट पे घर देखा था एक, और उसका डिपॉज़िट भी पे कर दिया था कि अगर हम घर खरीद ना सके तो कम से कम हम रेंट पे चले जाएँगे, क्योंकि प्रीवियस लैंडलॉर्ड को हम लोग ऑलरेडी नोटिस दे चुके थे कि हम इस डेट को घर खाली कर देंगे। तो इस तरह से हम उन लोगों के करीब आगे रहने के लिए, और हम समझते थे कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन इंसान के बस में कुछ नहीं होता है, ये तो प्लान ऊपर वाले का होता है कि उसने हमारा दाना-पानी इस इलाके में लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे आना ही आना था। फिर कोविड आ गया, और फिर हम लोग कोविड में ना तो घर देख सकते थे, ना ही घर खरीद सकते थे, तो ये 2 साल कोविड के इसी तरह से गुज़र गए। उधर से हमारा हंटर पे नाम जो चढ़ा हुआ था, वो भी उसकी भी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा अब के हम घर ले लेते हैं। तो इस तरह से फिर अल्लाह-अल्लाह करके हम लोगों ने घर खरीदा, लेकिन अब हम उन लोगों से बात नहीं करते। वो लोग हमारे पास रहते हैं, हमें रोज़ मस्जिद में उनके बच्चे भी आते हैं मदरसा में पढ़ने, और मेरे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन हम लोग उनसे बात नहीं करते। हम लोग उनको अवॉइड करते हैं, उनसे दूर ही अच्छे हैं। जब से उनसे दूर हुए हैं हम और ज़्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दे दिया। अब हम लोगों ने उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ, अगर वो रास्ते में कहीं हमें मिल भी जाएँ तो हम लोग उनसे बात नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं, हम उन लोगों से दूर ही अच्छे हैं, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों से, उन जैसे हासिदों से और उन जैसे बदनज़रों से दूर ही रखे। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस तरह के लोगों से, अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए हैं तो उनसे दूर हो जाएँ। जितनी जल्दी आप करेंगे दूर होने में आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते। इनको ना तो सुकून और ना ही सब्र आता है, ये दूसरे की चीज़ों पे नज़र रखते हैं, चाहे अल्लाह ताला ने इनको जितना मर्ज़ी नवाज़ा हो, फिर भी इनके हसद की आग ठंडी नहीं होती, और ये लोग दूसरे की चीज़ों पे नज़र रखे होते हैं, या फिर इनको लगता है कि सिर्फ़ हमारा ही हक है, ये चीज़ें सिर्फ़ हमें ही मिलनी चाहिए, और इन लोगों को क्यों मिल गई, या ये लोग तो इसके हकदार नहीं हैं। नजरे बद और ये हसद मौजूदा दौर का बहुत बड़ा फितना है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है नजरे बद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा दे। आप लोगों ने ये हदीस तो सुनी ही होगी, और इस हदीस के मुताबिक जो है नजरे बद बरहक है, तो ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तो बातें बहुत हो गई, वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे इतनी लंबी वीडियो देखते देखते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक रियल स्टोरी है, ये हमारे साथ बीती है यूके में, जहाँ पे हमारा अपना कोई नहीं था, जहाँ पे सिर्फ वो लोग थे और हम लोग थे, और हम इसके अलावा किसी को नहीं जानते थे, तो हमारे लिए वो ही सब कुछ थे, जिसकी वजह से इसका हमने बहुत बुरा नतीजा भुगता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से सबक हासिल कर लिया होगा, और आप भी अपने इर्द-गिर्द के लोगों से अब बी अवेयर रहेंगे, आप भी चौकन्ना रहेंगे कि वो कहीं ऐसे तो नहीं है, और उनसे बचेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इंफॉर्मेटिव है, तो आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव इतनी तो नहीं है जितनी ये तकलीफ देह है। जब आप सुनेंगे तो आपको भी तकलीफ होती हुई होगी कि इन्होंने कितना सफ़र किया एक सिर्फ घर लेने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी चॉइस का भी ख्याल रखूं और आपकी चॉइस के मुताबिक नेक्स्ट अपने व्लॉग में आपसे बातें करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।